देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। इजलास की तारीख, हॉर्स ट्रेडिंग और सदारती रेफरेंस, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मेरे जो MNAs गलती कर बैठे हैं, आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। शहबाज शरीफ, आपकी जो सबसे बड़ी खासियत वो पता क्या है? ये बूट पॉलिश बड़े अच्छी तरह करता है। तो जो लोग हमें ताना दे रहे हैं अपने गरेबान में झांके, जिन्होंने बोरियों के मुंह खोले बलूचिस्तान में, किसको इसका इल्म नहीं है? हमारा मुंह न खिलवाएं। एक फोन आया जिम्मेदारों का और आप 90 के जाविये से लेट गए जी। पाकिस्तान के अवाम हर उस मेंबर को माफ नहीं करेंगे जो आपको वोट देगा। अब आपके आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। ना करते, ताखीर पे ताखीर करते, कई तारीखों के बाद आखिरकार असेंबली इजलास की तारीख आ ही गई। स्पीकर ने अदम एतमाद की कार्रवाई के लिए कौमी असेंबली का इजलास अब 25 मार्च को तलब कर लिया है। इजलास में ताखीर की वजह कौमी असेंबली और सेनेट हॉल की अदम दस्तयाबी बताई गई है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि इस इजलास के लिए जगह को हर जगह ढूंढा गया, लेकिन इस्लामाबाद में कोई मुनासिब जगह नहीं मिल सकी। कानून के मुताबिक इस इजलास को 21 मार्च तक बुलाना लाजमी था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऑपोजिशन इस ताखीर पर स्पीकर को कसूरवार करार दे रही है। क्या वाकई स्पीकर कानून तोड़ने के मुर्तकिब हुए हैं और ऑपोजिशन स्पीकर के खिलाफ अब क्या करेगी, इसका ऐलान होना अभी बाकी है। अब दूसरी तरफ सियासी फजा में कशीदगी हर गुजरते लम्हे बढ़ती जा रही है। चूंकि हुकूमत अदम एतमाद की इस तहरीक को ऐवान से पहले सड़कों पे ले आई है। हुकूमत शहर शहर जलसे कर रही है और अब डी चौक पर 10 लाख लोग इकट्ठे करने का दावा भी है। सिंध हाउस पर हमला करके इस तसादुम की आग को मजीद हवा भी दी गई है। ऑपोजिशन ने डी चौक के जवाब में उसी जगह जलसा करने का ऐलान करके मजीद कशीदगी को दावत दे दी है। चूंकि ऑपोजिशन को भी ईंट का जवाब पत्थर से देना लाजमी है। तसादुम की वजह हुकूमत बने या ऑपोजिशन, ये तसादुम, ये कशीदगी, ये लड़ाई किसी के मफाद में नहीं है। इसका नुकसान हमेशा पाकिस्तान को हुआ है। कशीदगी और तसादुम से रोकने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट चला गया है और उम्मीद है कि आला अदलिया मुल्क को तसादुम से बचाने के लिए यकीनन कोई बेहतर फैसला करेगी। हुकूमत अपने एहतजाज की वजह ये हॉर्स ट्रेडिंग को करार दे रही है। वैसे ये हॉर्स ट्रेडिंग भी क्या अजीब तमाशा है कि एक पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ो, जीतो, असेंबली पहुंचो और फिर सौदेबाजी करो, लेन देन करो, अपनी बोली लगवाओ, पार्टी से बेवफाई करो, अपने हल्के के अवाम से वादा खिलाफी करो, अपना मफाद हासिल करो, फ्लोर क्रॉसिंग को ज़मीर की आवाज का नाम दो और अगली पार्टी में चलते बनो। अब हुकूमत हो या ऑपोजिशन, हॉर्स ट्रेडिंग में सभी कभी ना कभी मुलव्विस जरूर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद में बंदे तोड़ना, जिनके लिए कल ज़मीर की आवाज थी, आज उनके लिए वही काम हॉर्स ट्रेडिंग है। और जो कल खुद बोलियां लगने का शिकवा कर रहे थे ना, आज खुद बोलियां लगा रहे हैं। ये काम करने वालों को बिल्कुल जायज लगता है, लेकिन जिसके खिलाफ हो रहा होता है उसे बहुत बुरा लगता है। हकीकत में ये सियासत का मकरू चेहरा है। अपना ज़मीर और ईमान बेचना है। उसूल, नजरिए और ज़मीर की बात करने वाले क्या कभी इस हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग का खात्मा भी कर सकेंगे? आज के प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं और वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर हैं अली मोहम्मद खान साहब। PMLN से हमें सेनेटर आसिफ किरमानी साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सहर कामरान प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़। अच्छा अली मोहम्मद साहब, आपसे शुरू करते हैं। आप वजीर पार्लिमानी उमूर हैं और आपके इल्म में ये बात है कि आर्टिकल 95 के मुताबिक अगर रिक्वेजिशन जमा हो जाती है तो 14 डेज के अंदर अंदर आपको इजलास बुलाना लाजमी है, ये जरूरी है। और अपोजिशन ने 8 मार्च को जमा कराई थी और कल 14 डेज पूरे हो रहे हैं, लेकिन अब आपने इजलास बुलाया है 25 मार्च को और अपोजिशन इस वक्त ये कह रही है कि जो सेशन कॉल करके स्पीकर ने आइन की खिलाफवर्जी की है। क्या ऐसे ही है अली मोहम्मद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया पारस साहब। सबसे पहले तो मैं आपकी जो आपने नुक्ता रखा है कैटेगोरिकली उसको मैं निगेट करूंगा, उससे डिनाई करूंगा, उससे इनकार करूंगा। उसकी वजह यह है कि बेशक आपको आर्टिकल 54 है मेरे ख्याल में, वो पाबंद करता है कि आपने 14 दिन के अंदर बुलाना है, लेकिन
अगर आप किसी वैलिड वजह की वजह से ना बुला सकें, वैलिड रीजन की वजह से उस टाइम फ्रेम में ना बुला सकें, देखिए अगर नहीं बुलाते फिर तो आइन की खिलाफ वर्जी है, लेकिन उस टाइम फ्रेम में नहीं बुलाते और आप एक टाइम फ्रेम और दे देते हैं तो कोई नीचे का एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बल्कि आइन ही आपको कवर देता है। वो क्या है, आपकी इजाजत से 15 सेकंड में पढ़ देता हूं। आर्टिकल 254 है, उसका कैप्शन है फेलियर टू कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट एज टू टाइम डज नॉट रेंडर एन एक्ट इनवैलिड। और वो क्या है, व्हेन एन एक्ट और थिंग इज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी डन विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड and it is not done within that period, the doing of the act or thing shall not be invalid or otherwise ineffective by reason only that it was not done within that period। तो टाइम आ गया है, उन्होंने बता दिया है कि हमने कब बुलाना है, तो ये आर्टिकल स्पीकर साहब को और पूरी प्रोसीडिंग को कवर करता है। वो कह रहे हैं कि ये गैर आईनी है, वो ऑपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना जरूरी था। वो कह रहे हैं आपके डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, जब आपको अदम एतमाद की नाकामी का यकीन है इतना तो इजलास फौरन बुला लेते सर। देखिए बसत एहतराम पारस साहब, मैं ये अर्ज करूंगा, देखें हर कोई अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन देता है, मैं तो आप आइन पढ़ दी आपके सामने, अब आप इसकी जो भी इंटरप्रिटेशन निकालें। नंबर 2, इस बात का उनके सीनियर लोगों को, करमानी साहब को पता है, सैर बीबी को भी पता होगा क्योंकि जाहिर सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, और बिलावल साहब की मैं बात नहीं करूंगा, जरदारी साहब को पता होना चाहिए, सीनियर आदमी भी हैं, MNA भी रहे हैं, सदर ममलिकत भी रहे हैं। और वो क्या है, वो ये है कि एक तो आर्टिकल 254 जो अभी मैंने पढ़ा है कवर करता है, स्पीकर साहब को प्रोटेक्शन देता है आईनी। नंबर 2, आर्टिकल 69 क्या कहता है, ये बड़ा कैटेगोरिकल है। आर्टिकल 69 काफी लंबा है, पढ़ूंगा नहीं मैं, उसका लबिल बात ये है कि आप उसकी वैलिडिटी ऑफ मजलिस शूरा को क्वेश्चन कर ही नहीं सकते अगर उस पर स्पीकर साहब की रूलिंग वगैरह दे देते हैं। तो ये जब ये कहने कि गैर आईनी है, उसमें एक नुक्ता और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और वो मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल सी बात करूंगा। देखें जो OIC कॉन्फ्रेंस है वो इमरान खान की सिर्फ इज्जत नहीं बढ़ेगी, वज़ीर आज़म साहब की या तहरीक साहब की, वो पूरे मुल्क का, जिस तरह हम ओन करते हैं जो भुट्टो साहब ने किया था OIC कॉन्फ्रेंस सरबराही, हम सब पूरी कौम उसको ओन करती है। तो मैं ये सवाल रखता हूं कि बिलावल साहब ने जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, देखें ये जो OIC कॉन्फ्रेंस है, मुझे सिर्फ 10-15 सेकंड दे दें, क्या OIC कॉन्फ्रेंस की डेट पहले आई थी या इनका रिक्विजिशन मोशन? जाहिर है इनको पता था कि OIC कॉन्फ्रेंस का है, अगर तो इनकी अगर वो थी तो मैं समझता हूं, देखें हम सब वतन पाकिस्तानी है, चाहे शहबाज साहब हो, चाहे जरदारी साहब हो या खान साहब हो, हम किसी की मोहब्बती पे किसी को कोई हक नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन तो उठता है ना कि जब एक नेशनल इशू था, जो इंटरनेशनल जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है पूरी आलम इस्लाम की, उम्मत मुस्लिमा की, और ये बहुत बड़ा इवेंट है, पिछले 40-45 साल में भुट्टो साहब के बाद इतने कोई बड़े इवेंट्स नहीं हुए, हमने ये 2 कर दिए हैं, एक पहले अब ये दूसरा। तो इसमें जो बिलावल साहब, जरा ये 2-3 बातें हैं, जरा आप इनको भी क्लियर कर दें सर। देखिए 8 मार्च को अगर इन्होंने जमा कराई थी तो 14 तारीख 21, अब कल 14 दिन पूरे हो रहे हैं सर, आज 20 तारीख है, तो काफी टाइम था, आप इसमें किसी भी वक्त ये इजलास बुला सकते थे ना, जरूरी नहीं था कि आपने 21 को ही बुलाना। और दूसरी बात, आपने कहा कि वैलिड रीजंस हो तो ये गैर आईनी नहीं है ये चीज। सर बेशक रीजंस हैं, मजबूरियां थी, लेकिन क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं था कि स्पीकर ऑपोजिशन लीडर्स को बुलाते, उनको अपनी ये मजबूरियां बताते, उनको बताते इस वक्त में नहीं हो सकता। उन्होंने तो किसी ऑपोजिशन रहनुमा से बात नहीं की ना, वजीर आजम से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने ये सेशन जो है उसको कॉल कर लिया। दूसरा, स्पीकर कहते हैं कि मैंने इस्लामाबाद इंतजामिया से रिक्वेस्ट की कि भाई कहीं भी अगर जगह हो तो हम ये इजलास कर लें, और उन्होंने भी माजरत की कि नहीं थी। सर अभी ये 5 दिन पहले आपने कन्वेंशन सेंटर में ओवरसीज पाकिस्तानियों का कन्वेंशन करवाया है, वहां पे ये इजलास नहीं हो सकता था? आपको याद है कोरोना में पंजाब असेंबली के जो इजलास हैं वो भी होटल्स में हो रहे थे। तो सर अगर नियत हो तो क्या नहीं हो सकता था? देखें एक तरफ इस्लामिक उम्मा के लीडरान यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, जिसमें उम्मा के मसाइल, कश्मीर का मसला फ़लस्तीन और खासकर अफगानिस्तान का सिक्योरिटी इश्यूज, ये सारे डिस्कस होने हैं। आप प्रायोरिटी देखें ना, एक तरफ रियासत का और उम्मत का के इश्यूज हैं, उनका इंटरेस्ट है, दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो इख्तिदार की, माजर चाहता हूं, हवस में इस वक्त अंधे हुए जा रहे हैं, और जो चाह रहे हैं कि बाइकों को बाइक रोक, तजोरियों के मुंह खोलें, उनको लोगों को एंटाइज करें, लोगों को वर्गलाएं, उनको जो है हॉर्स ट्रेडिंग करें, किसी भी तरीके से इमरान खान का गिराओ, बल्कि ये कहते हैं यार खान साहब को अलहदा करो, अपना ही कोई दे दो। तो मैं एक तो ये भी बात कर दूं कि माइनस इमरान खान सिर्फ PTI नहीं है, माइनस इस्लामाबाद में जगह नहीं मिली आपको। एवरीबॉडी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट, डाइजेस्ट होती है बात।
पूरे इस्लामाबाद में आपको जगह नहीं मिली जो असद कैसर साहब कह रहे हैं। खैर ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है। एक चीज और बता दें अली मोहम्मद साहब, ये 25 को इजलास बुलाकर इसी दिन फातह ख्वानी के बाद क्या आप इजलास को खत्म कर देंगे गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए, या दूसरे दिन अदम एतमाद पेश की जा सकती है? क्या प्रोग्राम है? देखिए, मैं तो बड़ा नन्ना मुन्ना सा मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूँ, वो भी पार्लिमानी अमूर का, तो मैं तो स्पीकर साहब के दिल में तो नहीं रहता, मुझे क्या पता उन्हें क्या करना है, वो तो आप उनसे पूछे। सिर्फ ट्रेडिशन का बता देता हूँ। ट्रेडिशन ये है कि अगर कोई मेंबर असेंबली फौत होता है कौमी असेंबली का या सेनेट का, तो उसके इमीडिएटली जो सेशन होता है एक दिन छोड़ के उसका अगले दिन करना। कौन सा कोई इन्होंने कोई बड़ा इन्होंने तीर मार लिया 40-45 साल जो हुकूमतों में रहे हैं, जो इनको बड़ी जल्दी है, बोले जरा तसल्ली रखें, अभी तिजोरियों के मुंह खुले रखें। नहीं, ये पता है सवाल मैंने इसलिए आपसे किया क्योंकि स्पीकर साहब ये कह रहे थे कि मेरा इख्तियार है, मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मैं गैर मुअय्यना मुद्दत तक इजलास को मुलतवी कर सकता हूं। और आपकी जो अपोजिशन है वो कह रही है कि स्पीकर साहब तो जो गवर्नमेंट है उसी के मौकफ को आके लेके चल रहे हैं। कभी कहते हैं अदम एतमाद नाकाम नहीं होगी, कभी कहते हैं इस हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। तो क्या स्पीकर का रोल ऐसा होना चाहिए? कि मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि स्पीकर 100% न्यूट्रल है, वो हो ही नहीं सकता, लेकिन जितना हो सकता है वो है, क्योंकि वो एक जमात से भी उनका ताल्लुक है। इसी तरह माजी में भी था, आयाज सादिक साहब बड़े अच्छे स्पीकर थे, लेकिन जिस दिन हुकूमत का इशू होता था, यकीन का मैं मेरे बड़े भाई की तरह है, लेकिन वो हमें देखते तक नहीं थे। उससे पहले आप माजी में जाके अमीर हुसैन साहब का देख लें, तो बेहतर एग्जांपल सेट करनी चाहिए ना। अभी कर रहे हैं ना, अभी कोशिश कर रहे हैं। चले, अभी 1.5 साल रह गया, वो भी पता नहीं अदम एतमाद अगर कामयाब हो गई तो वो भी आपको मिलता है या नहीं मिलता। खान इधर ही तसल्ली रखें। अच्छा, गारंटी मिली हुई है कोई कि आप इधर ही कहीं नहीं जा रहे हैं? गुलाम रसूल को अल्लाह ताला कभी जो है रुसवा नहीं होने देता, जिसका स्टैंड इस आदमी ने ठीक दिया। सर, फिर तो फौरन इजलास बुलाना चाहिए था और इनको बताना चाहिए था। आसिफ करमानी साहब, सर आपने अली मोहम्मद साहब की सारी बात सुनी है, बताइए कि आप लोग किस तरह ये कह रहे हैं कि स्पीकर ने 25 मार्च को अगर इजलास बुलाया है तो वो के मुताबिक नहीं है, और वो आपने सुना अली मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि अगर वैलिड रीजंस हो, कोई 1-2 ऊपर नीचे दिन हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया पारिस बीबी। मैं आपके इस सवाल के जवाब से पहले मैं अर्ज करना चाहूँगा जी कि अली साहब एक बहुत बड़े वकील हैं, और वकला जो होते हैं वो जब भी कोई बात करते हैं तो वो दलाइल के साथ और सबूत के साथ करते हैं। मैंने तो कम से कम यही देखा है। यहाँ इन्होंने फरमाया कि जी तिजोरियों के मुंह खोल दिए, और ये इल्ज़ामात वज़ीर आज़म साहब भी लगा रहे हैं कि जी ज़मीर फरोख्त हो गए, पैसे हो गए, लेकिन सबूत नहीं देते ये। अभी तक कोई सबूत इन्होंने दिया, और आज भी इनकी सियासत जो है वो इल्ज़ामात के इर्द गिर्द घूमती है जिसके कोई सबूत नहीं है। सब कहते हैं अगर इनके पास कोई सबूत है फिर तो इनका काम होता है। अच्छा, अब पहली बात ये। दूसरी गुजारिश ये है कि आइन की इन्होंने बात की, ज़ाहिर है ही इज एन अटर्नी, ये वकील हैं, ये कानून को बेहतर समझते हैं, लेकिन आइन जो है वो बड़ा वाज़िया है, और उसमें जो वो 14 दिन की मोहलत है वो जरूरी नहीं है कि वो 14 दिन पूरे ही हों। बिल्कुल, वो 14 दिन के, जैसे आपने भी कहा कि किसी वक्त भी बुला सकता। और सबसे बड़ी बात, असल चीज होती है आपकी इंटेंशन, नीयत क्या है। अब हुकूमत की नीयत पे जरा आ जाए, जिसका ये सारे गिर्द ये सियासत जो है इस वक्त पावर पॉलिटिक्स घूम रही है, कि क्या ये ऑपोजिशन में तो नहीं है, ऑपोजिशन में तो हम हैं, ये तो हुकूमत वक्त है। और कन्वेंशन सेंटर, जैसे आपने कहा, मैंने 1-2 दफा पहले भी ये बात कही कि भाई कन्वेंशन सेंटर जो है उसकी जो गुंजाइश है वो सेनेट सेक्रेटेरिएट हॉल से और कौमी असेंबली का हॉल से कहीं ज्यादा है, और ये आपको भी मालूम है, सहर बीबी भी जानती है, और अली साहब को भी मालूम है। तो ये एक बड़ा ही इन्होंने एक इंतजामिया कहती। ठीक, आसिफ करमानी साहब स्पीकर कह रहे हैं कोई बात नहीं मानेगा। 25 मार्च को भी अदम एतमाद पेश नहीं हो गई। आपका ख्याल, आपका अंदाजा क्या हो सकता है करमानी साहब के क्या अगले रोज ये पेश कर सकते हैं तहरीक अदम एतमाद को, या फिर गैर मुअय्यना मुद्दत तक इजलास मुलतवी कर देंगे? और अगर इन्होंने ऐसा किया तो आपका लाज़िम क्या होगा? और भी है, देखिए जी करमानी साहब जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि मैं इस पे आता हूं। गुजारिश ये है कि स्पीकर साहब का जो कंडक्ट है, उनका जो माजी से लेके देखें
तो वो तो अपनी गैर जानिबदारी को बरकरार कभी भी नहीं रख पाए। इवन काउंटिंग होती थी, गिनती होती थी, वो उसमें भी डंडियां मारते रहे। नाउ कमिंग बैक, गुजारिश ये है कि वो कहते हैं ना कि जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितने मर्जी ये मिलियन लोगों को इकट्ठा कर ले, असूली बात ये है पारस बीबी के अदम एतमाद एक आईनी और कानूनी हक है हर किसी ऑपोजिशन का। और ऐसे ही हुकूमत का भी ये होता है कि वो अपने दिफा में आईनी और कानूनी तरीका इख्तियार करे। अब ये चाह रहे हैं, इस मुल्क में तसादुम, चुके इनके पार्टी के अंदर बगावत फूट चुकी है। इनके जो 12 लोग अलहदा हुए थे, वो आपको मालूम है कि वो 24 तक तादाद और उससे ज्यादा कैसे पहुंची, जो 30+ में हो गई। जो उनको मनाने जाते थे वो भी वापस नहीं आते थे, वो भी उन्हीं के होके रह गए। क्यों? कि वो लोग हैं जो जिन्होंने 3-3.5 साल इमरान खान साहब के और पीटीआई के पे एतबार किया। और फिर मुझे बताइए, मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी होता है, आप क्या करेंगे सर? फवाद चौधरी तो वो रमजान के बाद की भी इशारा दे रहे थे। देखिए उसके लिए फिर हमारे पास हर किस्म के ऑप्शंस मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, अदालत क्या क्या करेगी मौजूद है, फिर पीडीएम की क़यादत, सारा पार्लियामेंट का बोझ आपने अदालत पे डाल दिया। पीडीएम जब बैठे तो फिर पार्लियामेंट को चाहिए ना, इनको चाहिए कि आइन और कानून के मुताबिक चलें। जो 172 आदमी तो शो नहीं कर पा रहे और 10 लाख लोगों को कह रहे हैं कि हमने मसाइल आप लोग इतने समझदार हैं, आप लोग इतने तजुर्बेकार हैं। सर मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपको पता था ना कि ओआईसी इजलास होने वाला है, जो बात अभी अली मोहम्मद भी कर रहे थे, ये 8 तारीख को रिक्वेजिशन जमा कराना क्या बहुत जरूरी था? सर आप लोग ऐसे इन डेट्स में आते ना कि ये जो ओआईसी के डेज हैं ये भी उन्हीं 14 दिनों में निकल जाते और आइन के मुताबिक जो स्पीकर साहब ने वो बुला लेते इजलास को। देखिए अब वो तो चीज पीछे चली गई ना, लेकिन बात यह है कि क्या वेन्यू चेंज नहीं किया जा सकता था? इस्लामाबाद में बड़े बड़े होटल्स भी मौजूद हैं, इसलिए ये मैंने पहले कहा ना, मैंने पहले अर्ज किया, ये इंटेंशन की बात है। अभी भी मैं कहूंगा कि अगर इस मुल्क में आप चाहते हैं अमन अमान रखना, और देखिए आज कितने जुल्म की बात है, मुझे दुख हुआ कि वजीर आजम साहब के एक तो धमकियां दे रहे हैं कि जी, और लोगों के घरों पे हमले हो गए, लोग कहते हैं शादियों पे ना जाओ, तुम्हारे बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा। क्या जरा शहर से भी 25 मार्च को जो इजलास कॉल किया है, जरा उस पर कॉमेंट ले लूं। शहर, आप भी यही समझते हैं कि ये स्पीकर की तरफ से एक गैर आईनी काम किया? जी बिल्कुल, आइन शिकनी है, ये कोई एक्ट नहीं है जिसके लिए वो कोई। अली मोहम्मद को नहीं सुना अभी आपने? ये मैंने सुन लिया। देखें बात ये है कि अली मोहम्मद अगर ये नहीं बता रहे कि आपको आइन में एक जो है आर्टिकल है उसमें बिल्कुल क्लियरली बताया हुआ है कि आपको 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना है। फिर एक और बात, इसको मैं सामने रिकॉर्ड पे रखना चाहती हूँ कि जो नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट है उसने स्पीकर को आगाह कर दिया था कि आप 14 को इजलास बुला सकते हैं और अब 18 को वोटिंग करा सकते हैं। ठीक है, स्पीकर ने नहीं बुलाया, खारजा के कंट्रोल में था। नहीं, देखिए बात यह है कि वजारत खारजा के कंट्रोल में था, इजलास बुलाया जा सकता था। ठीक है, वजारत खारजा ने उसको ले जाके वजारत खारजा में नहीं रख दिया था। ठीक है, एक चीज, और वहां पे एक मिनट रेनोवेशन हो चुकी थी, रेनोवेशन खत्म हो गई, उसके बाद उन्होंने बताया कि रेनोवेशन खत्म हो गई, हमें हैंड ओवर हो गया, आप 14 तारीख को इजलास बुला सकते हैं, 18 को वोटिंग करा सकते हैं। ये जो असेंबली सेक्रेटेरिएट है उसका बयान ये रिकॉर्ड पर है। एक चीज, दूसरी बात है कि स्पीकर साहब ने का बयान भी रिकॉर्ड पर है कि मैं बुलाऊंगा, मैं उसको जो ना मुलतवी कर दूंगा, मेरी मर्जी है, मैं जब बुलाऊंगा। ठीक है, इख्तियार है। ठीक है, जो अब इन्होंने जो अली ने बात की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो के बयान की, यकीनन इनके प्रोपेगेंडा सेल का मैं मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि इन्होंने जो एक गाली गलौज ब्रिगेड और प्रोपेगेंडा सेल बनाया है जिसको तनख्वाहें भी सरकारी वसाइल से मिलती हैं, जिनका काम सारा वक्त गाली गलौज है, ना ये अदलिया को इन्होंने छोड़ा, ना किसी इदारे को, ना किसी सियासतदान को, और जो जिस तरीके से वायलेंस इंसाइट करते हैं उसको कोई मुकाबला नहीं कर सकता। देखिए बिलावल भुट्टो ने कहा था कि अगर स्पीकर का जो बयान को उसने रिलेट किया था, ठीक है, उसमें से इन्होंने बात निकाल के प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। नहीं होने देंगे, हमला कर नहीं, उन्होंने ये कहा अगर ऐसे हमला नहीं, सॉरी, हमले का लफ्ज नहीं कहा उन्होंने, नहीं कहा, मैं आपसे कह रही हूँ, हम ओआईसी का इजलास देखते हैं कि फिर ये कैसे होता है। हाँ, उन्होंने ये कहा था
स्पीकर के बयान के बाद कि आप आइन के मुताबिक आप जो है फातिहा के बाद आप जो है इसको पेश करें, अगर आप नहीं करेंगे तो एक तो स्पीकर ने आप कैसे करते हैं, ठीक है। बस अगर था ना जज्बाती बयान था, अगर वो संजीदा थे, देखिए बाद में मुश्तरका एलामिया जारी करना पड़ा। देखिए बात यह कि हमने इनकी तरह ये नहीं किया। अभी मैं आपको ओआईसी में बयान बताती हूँ। ओआईसी में बयान जो शाह महमूद कुरैशी का था, जिसने पूरी ओआईसी कंट्रीज को नाराज कर दिया था, जिन्होंने उस वक्त जबकि जो है कॉन्टैक्ट ग्रुप ओआईसी का कश्मीर का विजिट करके गया था, शाह महमूद कुरैशी ने एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था और पूरी जो है ये जस्टिफाई हो गई बात कि अगर बिलावल ने बात की, नहीं बिलावल ने ये बात ही नहीं की। देखिए नहीं, प्लीज 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 प्रोपेगेंडा। आपको पता है शेख रशीद ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब किसी जिम्मेदार की कॉल आई तो उसके बाद में सीधी हो गई सारी ऑपोजिशन। तो ऐसी किस जिम्मेदार की कॉल आई थी कि आपको फिर यू टर्न लेना पड़ा आपकी? शेख रशीद जो बातें कर रहा है, किसने टाई पहनी, किसका रंग गोरा है, कौन यहाँ करेगा, बुलाओ, ये करो। शेख रशीद को इंसान है, उसको तो हरीम शाह ने उसको जो है ना, मैं समझती हूँ कर दिया। किसी की कॉल आने की जरूरत नहीं थी। उसी वक्त जो है उस बात की वजाहत जो है शहबाज शरीफ साहब ने उसी वक्त बात हो गई थी। कोई बात ऐसी नहीं थी, यही बताया था कि हम चाहते हैं कि इजलास हो, हम चाहते हैं ये हो। कोई ऐसी बात ना ही पीपल्स पार्टी ने कभी इस किस्म का रवैया अपनाया। ये इमरान खान साहब है जो कि समझने के बयान को एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। देखिए हम इतना बड़ा लॉन्ग मार्च लेकर आए, ठीक है, हमने कोई इंतजार नहीं होने दिया, कोई एक आईनी तरीका इख्तियार किया। ये क्या कर रहे हैं इमरान खान साहब? ये रेप्लिका करना चाह रहे हैं ट्रंप का। अच्छा। ट्रंप ने भी यही किया था, उसका भी वही हाल हुआ था। आज जिन्होंने बातें की, जिस तरह से खवातीन मेंबर्स के घरों पर ये रसूल पाक का नाम लेते हैं, गलत दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, गलत आयात पढ़ते हैं, और मतलब आप ये देखें कि आप इस्लाम का नाम लेते हैं, फिर आप किसी भी अपनी मर्जी से कोई आयत बना देते हैं। महीना मुद्दत के लिए अगर मुलतवी कर देते हैं स्पीकर, आप क्या करेंगे? आपने कहा हम धरना देंगे, तो 21 के बजाय 25 को ही दे देंगे, आप बाहर उधर ही बैठ जाएंगे। बात यह है, आप ये पता है हम हमेशा आइन और कानून के मुताबिक बात करते हैं। आज धरना देंगे। अब अगर मैं बात करूं, देखिए बात यह है, आज भी शहबाज शरीफ साहब ने भी बताया है कि जो है अगर ये इस तरीके का वायलेंस नहीं करें, ये नहीं करें, हम चाहते हैं जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है वो चले। तो शेख रशीद ने कहा है कि जी वो तो बुलाएंगे, आप भी लाएं, हम देखेंगे कौन कितने मेरा सिंपल सा सवाल था कि अगर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इजलास की मुलतवी करते हैं, आप क्या करेंगे? देखिए बात ये, आइन की खिलाफ वर्जी जो करेगा, फिर उसकी आइन एब्रोगेट करने पे, आइन शिकनी के जो क्लॉजेज हैं उस पर लगती है, ठीक है। ये क्या इनके अपनी जेल में लेकर आए पाकिस्तान और पाकिस्तान की इक्तदार, कि ये उसको छोड़ेंगे नहीं। इनकी तो अजीब हालात है, मुझे समझ नहीं आता। और मुझे ये बताएं कि कौन सा मुसलमान है जो रसूल पाक का नाम लेता है, जो कहते हैं गुलाम रसूल है, और वो जो खवातीन मेंबर्स के घरों पे हमले करते हैं। चलिए जरा मैं अली मोहम्मद साहब ये जवाब देना चाहें तो दे दीजिएगा, लेकिन अब मैं थोड़ी सी बात जरा करना चाह रही हूँ। जो वजीर आजम ने आज जलसा किया है और उसमें भी उन्होंने कुछ बातें की। एक बात उन्होंने ये की कि जमीर फरोश अरकान से कह रहा हूं कि ऑपोजिशन से पैसे लेकर पकड़ लिए हैं तो भी तहरीक इंसाफ में वापस आ जाए, मैं उनको माफ कर दूंगा। ये कौन सा ईमानदारी का मेयार आप सेट कर रहे हैं सर? देखें, एक तो मैं बताऊंगा आपको, एक बोंगी हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने और मारी है, इनको पता वैसे कोई नहीं है। मैं एक प्रोग्राम में मैंने बात की थी, आज मैं दोबारा करना चाहूंगा अगर आप इजाजत देंगी, क्योंकि ये बोंगियां मारते हैं, फौरी मिठाई खाते हैं, फिर बाद में बहुत रोते हैं। लेकिन खान साहब की आपने बात की है तो पहले उसका मैं जवाब दे दूं। देखें खान साहब ने जो बात की है वो ये है कि इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, और ये हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं। और मैंने खुद भी 2 दिन पहले, आई थिंक परसों, मैंने भी इस पे एक बात की थी ट्वीट पे कि मैं तो उनको दावत देता हूं कि नूर आलम खान भाई हैं या जितने भी और मेंबरान साहिबान हैं, देखें इस वक्त हमारी जातें अहम नहीं है, मुल्क अहम है। इस वक्त पाकिस्तान के लिए इमरान खान जरूरी है। उम्मत मुस्लिमा को जिस तरह वो आगे लेके चल रहे हैं, जिस तरह उन्होंने कश्मीर की बात, इस्लामोफोबिया पे जिस तरह उन्होंने बात की है, देखें ये बड़े अरसे बाद इस्लामिक उम्मा से एक यक जबान होकर आवाज आई है कि 15 फरवरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का एक दिन जो है मनाया जाएगा। तो उन्होंने वेलकम किया है अपने ही, देखें लीडर के लिए उनके पास बच्चों की तरह होते हैं। था देखें, तो करप्शन का पैसा है, हराम का पैसा है, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है। अली मोहम्मद साहब, ये करप्शन का पैसा, हराम का पैसा, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा जिसकी आप बात कर रहे हैं कि उससे आपके अरकान को खरीदा गया है, अगर अब उससे कोई सही काम किया जाए या कोई वेलफेयर का काम किया जाए, आपके ख्याल में वो बात ठीक है? सर आप स्टैंडर्ड क्या सेट कर रहे हैं, और अब क्या यकीन है कि ये लोग दोबारा आके, आपको लगता है ये ठीक हो जाएंगे आपके पास अगर आते हैं तो?
देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जो हराम का माल होता है उसको आप अल्लाह की राह में नहीं लगा सकते, वो एक गुनाह का काम है। लेकिन उन्होंने अपने मेंबरान को उठा के कह सकते हैं हराम का माल लगा है, झूठ बोलने की हद होती है ना। वो कह रहे हैं हराम का माल नहीं लगा। देखिए, आप लोगों ने हलाल का दिया होगा, मुझे क्या पता है। तो बात यह है, अहमद हुसैन डहर ने बताया कि 12 लोगों से जो वजीर आजम मिले वो बताए वो हराम का माल कहां से लाए थे। जवाब दे रहा हूँ। जी प्लीज अली मोहम्मद साहब मैम, क्रॉस हो जाएगा तो वही टिपिकल टॉक शो बन जाएगी, रेटिंग बढ़ जाएगी, लेकिन लोग थू करेंगे। तो अपनी अपनी बात हम करें तो बेहतर, हम सब मेरे ख्याल में जिम्मेदार लोग हैं। देखें, एक बात मैंने बात की, वो टेक्निकल नुकता है और उसको किरमानी साहब जरूर अप्रिशिएट करेंगे कि एक बोंगी इन्होंने मारी है अपोजिशन ने, एक बात कर थोड़ा सा मशवरा कर लिया करें। उनके पास बड़े बड़े लीगल ब्रेन्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बिलावल साहब और शहबाज साहब जल्दी में फिर अपने वकला को भी नहीं पूछते। देखिए, एक गलती उन्होंने की थी 2019 में सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, कि उन्होंने, देखें अगर आपकी इजाजत हो मैं पढ़ देता हूं क्योंकि बोंगी मार चुके हैं तो अब बताने में कोई नुकसान नहीं है। आर्टिकल 95 वो कंसर्न आर्टिकल है जो बताता है आपको करना क्या है। उसमें नो कॉन्फिडेंस के लिए जो आर्टिकल कंसर्न वो कहता है कि रेजोल्यूशन referred to in clause 1 shall not be voted upon before the expiration of 3 days or later than 7 days from the day on which the resolution is moved in the National Assembly। जी। तो ये जो आप पहले से कोई नोटिस जमा करते हैं ना, वो रेजोल्यूशन आर्टिकल 95(2) के तहत नहीं है, वो आपने उस दिन जमा करना होता है। तो ये जो अभी जब इजलास होगा तो अगर उस दिन मूव कर पाते हैं तो तब होगी। अब जनाब सुन लें, ये सेनेट में उन्होंने गलती की और सेनेट के चेयरमैन साहब ने इस पर रूलिंग दी कि आप पहले नोटिस कर ही नहीं सकते जब तक सेनेट के सेशन के दौरान मूव ना करें। इट्स इन द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली क्या होती है? जब सेशन में होती है। तो इन्होंने अभी ये मूव करनी है, तो अभी तक ये नो कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल में तो मूव ही नहीं हो सकी। ये तो स्पीकर साहब के पास इख्तियार है कि वो डिक्लेयर करें कि ये जो उन्होंने मोशन मूव की है नो कॉन्फिडेंस की, ये तो अल्ट्रा वायलेंस है। ये आपने इन द सेशन, जब सेशन चल रहा होगा तो वो उनका इख्तियार है, वो रूलिंग दे सकते हैं और वो उसको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 69 के तहत आप जो करते हैं उसको फिर कोर्ट्स में आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा इनको होमवर्क करके आना चाहिए, फिर बाद में रोकते हैं, कहते हैं धरना देंगे। देखिए, एक आखिरी बात, देखिए आप धरना दें, आप मैं कहता हूँ 365 दिन धरना दें, लेकिन ये जो बात बिलावल साहब ने की कि हम देखिए हम तो 21 को बुला रहे थे ना, लेकिन हमने एहतियातन जो है हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर उसको आगे क्यों लेके गए कि बिलावल साहब बात करें, लेकिन अभी आपने जो पॉइंट उठाया है, ये नहीं करेंगे, आप नहीं करने देंगे तो हम OIC का इजलास ही नहीं होने देंगे, कहते हैं हम धरना कर देंगे। तो हम रिस्क ले सकते हैं इतने एमेच्योर लोग। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया ना, मतलब उन्होंने अपनी बातों वापस ले लिया। देखिए, गलती का एहसास अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गलती पे स्टैंड किया जाए ना तो वो चीज गलत है। किरमानी साहब, मेरा जो बात अली मोहम्मद साहब कर रहे थे इस पे पीपल्स पार्टी, मैं तो रिकमेंड करूंगा पीपल्स पार्टी शो कॉज नोटिस दे बिलावल साहब। लेकिन अली मोहम्मद साहब, आपने जरूर शो कॉज नोटिस दे दिया, जरा बताएंगे कि आपने वो किस बुनियाद पे अपने मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस दिया है? आप मंडे को जा रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए, तो उससे पहले आपने कैसे दे दिया सर उनको शो कॉज नोटिस अपने अरकान को? तो ये आप मुझे बताएं, ये जो कोई उधर जो ये सिंध हाउस में सारे जमा हुए थे, ये जो पीपल्स पार्टी वालों ने, नून वालों ने हमारे लोगों को उधर वो खिला के बैठाया हुआ था, ये उधर कोई शबीना महफिल चल रही थी, ये कोई 27 रमजान आर्टिकल में लिखा है। अली मोहम्मद साहब, आपने काफी आर्टिकल पढ़े, जरा ये देखिएगा कि ये गलत है या सही, क्योंकि आर्टिकल 63A में लिखा है कि कोई रुकन पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डाले या वोट डालने से इनकार करे, तब अभी सुप्रीम कोर्ट जब आप जा रहे हैं तो वहां से फैसला नहीं आया कि वो पहले रिसीट होते हैं बाद में होते हैं। आपने कैसे शो कॉज दे दिया उनको सर? नहीं डाला उन्होंने, जुर्म तो नहीं किया। देखिए मैं अर्ज करता हूँ इस पे मुझे जरूर 1 मिनट दीजिएगा, बाद में मेरा बनाएंगे कानून भी अपना बनाएंगे। नहीं अपना नहीं, हम आपका हमारा अपना ही है, वो आपका बनाया हुआ, आप लोग अमल ही नहीं करते तो जोरों के मुंह खोले में। देखिए मैं जो बात कर रहा हूं, टाइम कम है, मैंने किरमानी साहब से जी बहुत शॉर्ट। देखें, मैं अगर एक मेंबर नेशनल असेंबली हूं, मुझे बहुत आजादी है वोट डालने की, अपने राय का इजहार करने की, लेकिन कहां मेरी राय का इजहार वो खत्म होता है? देखें 3-4 जगहों पे मैं PTI के मेंबर हूं, मैं बिल्कुल अपनी जमात की राय से इख्तिलाफ भी कर सकता हूं अगर किसी चीज पे मेरा ओपिनियन मैटर करता है। कोई लेजिस्लेशन हो रही है, कोई कानून पास हो रहा है, मैं कहता हूं जनाब इस्लाम की माफी है, मैं कहता हूं जनाब इससे हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मसला बन जाएगा, तो मैं उसको कर सकता हूं। लेकिन जिस पार्टी की वोट पे मैं खड़ा हूं, अगर मेरी राय से मेरी पार्टी ही या मेरा लीडर ही गिरता है तो मुझे वहां पर राइट ऑफ
नहीं है, फिर मैंने पहले इस्तीफा देना होता है, फिर मैं अमानत वापस करता हूं। अब यहां पे एक इशू और है, देखें, अगर तो आपने अपना इंटेंशन क्लियर नहीं किया, वोट वाले दिन तक आपने अपना इंटेंशन क्लियर नहीं किया, तो आपको राइट है कि आप अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डालें उसी वक्त, फिर उसके बाद आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज आ जाएगी। लेकिन अगर पहले से आपने वो जाके कह सकते हैं हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, इसका मतलब है कि फिर आपको आर्टिकल 63A के तहत आपको शो कॉज दिया जा सकता है। सजा होने से पहले ही सजा उनको देने पे आप तैयार हैं। ठीक, मैं जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक के बाद आगे बात करते हैं। अच्छा किरमानी साहब, दो सवालात हैं सर। एक तो जो अली मोहम्मद साहब ने नुक्ता उठाया, तो जरा हमें क्लियर कीजिएगा कि सेनेट और कौमी असेंबली के जो कवानीन है तो जरा मुख्तलिफ होते हैं ना सर वहां पे। और दूसरा मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि बार बार हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है सर, तो ये ऑपोजिशन जो है, पहली मर्तबा ऑपोजिशन के ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम लग रहे हैं। ठीक है, अगर पैसा नहीं चला तो सर आर्टिकल 63A की खिलाफवर्जी हो रही है और आप उन्हें अपनी पार्टी के टिकट्स ऑफर कर रहे हैं, तो क्या ये भी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है? देखिए, ये जो चेयरमैन सेनेट की रूलिंग की बात कर रहे हैं ना, ये एक स्पेसिफिक हालात में एक स्पेसिफिक रूलिंग है जी। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चेयरमैन सेनेट जो है, ही इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन, वो आइन नहीं है, वो आइन के ताबे है, वो आइन नहीं बनाता, आइन बनाता है पार्लियामेंट। सो जो चेयरमैन सेनेट की रूलिंग है उसको ये कवर के तौर पर यूज करना चाह रहे हैं, जो कि इसकी कोई ग्राउंड्स नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 के जो आर्टिकल 63(1) है, 63A है, वो तो बड़ा क्लियर है। असल मसला ये है कि ये इन्होंने आइन को एक वो मोम की नाक बनाना चाहते हैं कि अपनी कन्वीनियंस के लिए जिधर मर्जी मोड़ लिया जाए। और इसमें ज़ाहिर अली साहब एक वकील हैं, इनके लिए आसान है उसको मोड़ना, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए, नाउजुबिल्ला, क्या ये हुकूमत या ये लोग वलीउल्लाह हैं? इनको पता है कि मेंबरों ने किसको वोट डालना और कहां वोट डालना है? एक एक्ट है सर, इंटेंशन हुआ ही नहीं, वो एक्ट अभी देखिए जी। इंटेंशन तो फिर देखें ना, फिर इंटेंशन पे तो कोई आपकी पाबंदी नहीं है। जब तक एक बंदा जब तक वो एक्ट नहीं करता, जब तक वो प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं होता, वो कैसे आप उस पे उसको कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं यहां ये करना चाहूंगा कि ये क्या इनका, हम तो चले बड़े बुरे लोग हैं, ये तो बड़े असूल वाले लोग हैं, ये तो रियासत मदीना के दाई हैं, ये कहते हैं जी बिकने और बकने वाले, और उनको बेजमीर कहते हैं। अब ये फैसला करें कि ये बिकने बकने बकौल इनके और बेजमीर लोगों को ये क्यों लेना चाहते हैं वापस, कि आ जाओ मैं माफ कर दूंगा। एक तरफ उनके घरों पे हमले कराते हैं, उनका सोशल बाइकआउट कहते हैं। तो आखिरी बात, ये लोग जो भी अब इनको छोड़ के जिन्होंने बगावत की है, क्योंकि उन्होंने अपने हलकों में जाना है, अपनी शक्ल दिखानी है लोगों को, उनके सवालों के जवाब देने हैं, ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ जमातों से जब इनके पास आए, जहाजों में भर कर लाद कर लाए गए, वो जमीन डालना था, किया गया उनको। उस वक्त तो किसी को नहीं बताया गया कि ये बेजमीर लोग हैं। और फिर आखिरी बात, जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होता है और 64 लोग खड़े होते हैं, और जब काउंटिंग होती है वोट की तो 50 निकलते हैं, उन 14 लोगों के बारे में कहा गया जी कि ये तो बड़ा बहुत जमीर इनके जाग गए, इनके जमीर सूरज बन के चमकने लगे। उस वक्त जमीर जागे थे, आज जिनके जमीर जागे हैं वो गवर्नमेंट कहती है वो जमीर फरोश हैं, और वो कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए। अच्छी बात है। अगर इनके पास कोई सबूत है हॉर्स ट्रेडिंग का, अगर इनके पास कोई सबूत है कि इसमें पैसा इस्तेमाल हुआ है, तो इनको चाहिए फौरन वो सामने लाएं। और लेकिन पार्टी टिकट के बदले ये कहना कि आप अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट जाकर डालें तो हम आपको अपने पार्टी का टिकट ऑफर कर देंगे, तो क्या ये भी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है सर? ये कोई नई आपने तारीफ कराई है हॉर्स ट्रेडिंग की किस्म? क्या पार्टी का टिकट उनको दे दिया गया? इंटेंशन तो शो कर डाल दिया। आज ही वो आज फिर ऐसा कीजिए, आइन में एक अमेंडमेंट लाएं और उस पर कुछ लोगों को बिठाएं, नाउजुबिल्लाह वलीउल्लाह टाइप लोगों को, और उन्हें कहें फिर
कि जी इंटेंशन पे भी कोई एक कानून साजी की जाए, नियत पर भी कानून साजी होनी चाहिए। वजीर आजम ये कह रहे थे, नहीं लगता है कि ऐसा करना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं, तजवीज आपकी अच्छी है वैसे सर। अब करे फिर अच्छा नियत पे कर ले कानून साजी। असल चीज ये है कि थोड़ा सा शो जी 172 वो अपनी मेजॉरिटी लूज कर चुके हैं। 24 बंदे इनके रिकॉर्डिंग से जा चुके हैं इनके पास। तो सर मैं जरा शहर से भी कमेंट ले लूं, टाइम खत्म हो जाएगा। शहर आज वजीर आजम जब तकरीर फरमा रहे थे ना, तो उन्होंने ये कहा कि उनको किसी ने मशवरा ये दिया कि उनके जो MNAs जिनको खरीद लिया गया है ना, भाई उनको आप दोबारा खरीद लें। उन्होंने कहा ये आवाम का पैसा है और मैं इस तरह से हुकूमत बनाने के ऊपर लानत भेजता हूं। लेकिन ये हुकूमत मुसलसल कह रही है कि आपने सिंध के अवाम के पैसे से, जो वो कहते हैं कि आप बोरियां भर भर के लेके आए हैं, आपने लोगों को खरीदा है, तो ये पैसे खर्च करने से आप बाज क्यों नहीं आते। एक इनकी नुसरत वहीद इनकी MNA है PTI की, आज उन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुझे 16 करोड़ की ऑफर की है। नुसरत वाहिद सॉरी। देखिए मुझे एक पहली बात ये बताएं कि वो बताए ना कि उनको किसने ऑफर की, कहाँ पे की, कोई इसका सबूत लेकर आए। एक चीज है, कहते हैं ना कि झूठ जो है वो बुराई की जड़ है। इमरान खान साहब ने जो झूठ बोलना शुरू किया कंटेनर से, जितनी बातें आवाम से की, एक बात मुझे आप बता दें कि कोई सच निकली हो, ठीक है। उनका मुसलसल मुझे उस वक्त भी एक शक होता था कि क्या कोई मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी ये कह सकता है कि हुंडी से पैसा भेजो। वो कह सकता है कि उस वक्त इनको ख्याल नहीं था पाकिस्तान का, जब चाइनीज प्रेसिडेंट का विजिट हो रहा था इन्होंने सबोटैज किया। जब तुर्किश प्रेसिडेंट आए और इनके घर पर सफीर चल के गया और उनको कहा कि जी आप आ जाए ऐवान में, ये नहीं आए, ठीक है। हमने बड़ी बुर्दबारी के साथ पूरे मामला को हैंडल किया। और आज जिस तरीके के अल्फाज इमरान खान और उनके सारे लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी खवातीन तक गाली गलौज कर रही है। ना कोई इदारा जो है वो महफूज है, ना कोई सियासतदान महफूज है, ना कोई अदना अदलिया महफूज है। ये कौन सा तरीका है कि आप झूठ बोले और आप ही बोले। एक बात उनकी सच निकली, उन्होंने कहा था कि आप सब उनके खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे और आप हो गए, तो इमरान खान इतनी बड़ा खतरा है। देखिए पहली बात, देखिए मेरे ख्याल हम थोड़ा संजीदगी से बात कर लें। बात यह है कि इमरान खान साहब जब से आए सवाई झूठ के उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके अपना प्रोपेगेंडा सेल चलाया है और आज भी झूठ बोल रहे हैं। जिस तरीके से मैं समझती हूँ कि अभी अली बात कर रहे थे कि जी सिंध हाउस, मुझे बताएं कि आप लोगों ने क्या पार्लियामेंट लॉजेस पे हमला नहीं किया? क्या आपके मेंबर्स इमरान खान साहब पे क्या इंसाइटमेंट का, शर पसंदी का, शिद्दत पसंदी का पर्चा नहीं होना चाहिए? अगर आप वजीर आजम के ओहदे पे फाइज है तो क्या आपके ऊपर मुल्क का कोई कानून नहीं लगेगा कि आप इंसाइट कर रहे हैं लोगों को, कि आप जो है वो वायलेंस सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की उनको और उन्होंने कहा कि अब नहीं होगा। खान साहब ने माना है। देखिए बात यह है, खान साहब आज भी क्या बातें कर रहे थे, उनके बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा। क्यों नूर आलम के सोशल मीडिया का दौर है, शक्लें पता चल गई हैं लोगों को और अब लोग छोड़ेंगे नहीं। बात यह कि किसी ने आज तक इस तरह की बात की। इमरान खान साहब जिसको चपरासी नहीं रखना था वो भी उनके लिए बयान देता है। फवाद चौधरी ये तो ले लेके अपनी CV फिरते रहे, इनको किसी ने रखा नहीं। मगर मैं समझ रही हूँ कि जिस किस्म की जुबान इमरान खान साहब का, अपना किरदार, अपना माजी, अपना हर चीज इस काबिल नहीं है। अगर उसके ऊपर मैं बात करूं तो शर्मिंदा होगी। जिसने मुरीद बन के मुर्शिद का भरम नहीं रखा, जर्ब लगाई, वो किस मुंह से बातें करता है मजहब की? किस मुंह से? मजहब को लेके आप लोगों ने इस्तेमाल किया है अपनी गंदी सियासत के लिए। नहीं, मजहब का इशारा ना देना, उस तरफ ना जाए, सेंसिटिव चीज है, उसको ना बात करें। इमरान खान साहब कर रहे हैं ना, ये इमरान खान साहब कर रहे हैं ना। वो कहते हैं मैंने मजहब के लिए बहुत कुछ किया भी है। वो कहते हैं जो मैंने किया है वो दूसरों ने करने की कोशिश नहीं की कभी भी। एक शख्स जिसकी जो कि सही सर आप तो अपना बात बोले ना, इमरान खान साहब ना बोले। इमरान खान साहब और ये लोग जब मजहब का बहाना बना के करते हैं, अली मोहम्मद साहब हमें मुझे जवाब तो वही देना है। जल्दी से जवाब दे दे, मैं शो क्लोज करूं सर। फिर 1 मिनट रह गया जी। अली मोहम्मद साहब देखिए, तो ये खातून होते हुए इस तरह की बात मुझे तवक्को इनसे नहीं थी कि खान साहब के बारे में इस तरह उनके घर के हवाले से जाती बात करनी की बहुत मायूस है। मैं तो उसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। पीपल्स पार्टी तो खुद इसका शिकार रही है और जिस तरह से नून लीग ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब, नुसरत भुट्टो साहब को अटैक किया था, तो मैं समझता हूँ इनको तो इन चीजों को स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए। वैसे पीपल्स पार्टी का कल्चर रहा नहीं है। मंसूब न करें। आप हॉर्स ट्रेडिंग के वो ये कह रहे हैं आप हुकूमत है, आपके लिए बहुत आसान है ये चीजें सामने रखना जी। दूसरा ये है, देखें दूसरा ये है कि आपको तब तक एक राइट है और एक कवर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जब तक आपने अपना इंटेंशन शो नहीं किया आप जाएं आजादी से वोट डालें। लेकिन द मोमेंट यू शो योर इंटेंशन, तो देखें अगर कोई शख्स है जिसका कोई पता नहीं है,
उसने जाके किसी को कत्ल कर दिया, किसी को नहीं पता था, लेकिन अगर वो कहता है मैं तुम्हें मारूंगा तो इसका मतलब उसने इंटेंशन शो किया, तो क्या आप वेट करेंगे जब वो मारेगा? अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करने से टाइम खत्म हो गया। अली मोहम्मद साहब, ये नहीं कहा, किसी ने ये नहीं धमकी दी है कत्ल की, वजह के बच्चों को दी है, ठीक है, क्या इन्होंने? बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां ज़ेब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद